साथियों, आप सभी का बीएंग आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में, या इंग्लिश में कहें तो 75 एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह यदि इसको देखें तो जो आपका जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके तहत जो शीर्षक है भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव और प्रवासी भारतीय, इसके तहत यह आ जाएगा। मतलब यह जो टॉपिक है आपका प्रश्न पत्र नंबर 2 के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि संदर्भ क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर की जाने वाली स्मारक घोषणा के जारी किए जाने में देरी हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि यह देरी हो क्यों रही है। तो यह इसलिए हो रही है कि सभी सदस्य देशों द्वारा घोषणा में प्रयुक्त शब्द, जो शब्द रचना है या फ्रेजियोलॉजी है, इस पर सहमति नहीं हो सकी है। कुछ सदस्य देशों ने एक वाक्यांश जो कि है सर्वनिष्ठ भविष्य हेतु साझा दृष्टि, अर्थात इंग्लिश में कहें तो शेयर्ड विजन ऑफ ए कॉमन फ्यूचर, इसके उपयोग पर आपत्ति दर्ज कराई है। सदस्यों के अनुसार उपरोक्त वाक्यांश जो है वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी तथा विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वैश्विक दृष्टिकोण, मानव जाति हेतु साझा भविष्य के लिए समर्पित समुदाय, या इंग्लिश में कहें तो कम्युनिटी विद ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, इससे जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस वजह से सदस्य देशों को आपत्ति है। अब आपत्तिकर्ता देश कौन से हैं? तो इसमें शामिल है भारत के अलावा भारत सहित द फाइव आइज जो ग्रुप है, इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से? अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कनाडा। इन्होंने उपरोक्त वाक्यांश के उपयोग पर या प्रयोग पर आपत्ति दर्ज कराई है। और यह जो मौजूदा गतिरोध उत्पन्न हुआ है वह उस समय आया है या उस समय उत्पन्न हुआ है जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित कई लोकतंत्रों के साथ चीन के रिश्ते जो है वो तनावपूर्ण स्थिति में बने हुए हैं। और इसी से संबंधित है एक मौन प्रक्रिया या साइलेंस प्रोसेस। तो इस मौन प्रक्रिया या साइलेंस प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सदस्य देशों द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण जो मौन प्रक्रिया है वह भंग हो गई है। अब प्रश्न उठता है कि मौन प्रक्रिया क्या है? तो मौन प्रक्रिया यह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने पर किसी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है, यदि उस ड्यूरेशन के दौरान किसी भी सदस्य के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। चूँकि यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ सदस्यों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है, तो इसलिए यह जो मौन प्रक्रिया था, साइलेंस प्रोसेस थी, यह भंग हो गई है। इसको लेकर के चाइना के द्वारा रूस, सीरिया तथा पाकिस्तान की ओर से मौन भंग करने पर आपत्ति जताई गई। मतलब कि चीन, रूस, सीरिया तथा पाकिस्तान ने ये जो अन्य देशों के द्वारा मौन भंग किया गया है, इस पर आपत्ति दर्ज की गई है या जताई गई है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो आपत्तिकर्ता देश हैं, इनकी डिमांड क्या है, ये क्या चाहते हैं? तो आपत्तिकर्ता देशों की मांग है कि प्रस्ताव में को हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों की सर्वश्रेष्ठ भलाई के लिए पारस्परिक समन्वय और वैश्विक प्रशासन को मजबूत करने तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में परिकल्पित बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टि को हासिल करने हेतु सभी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, इस रूप में सम्मिलित किया जाए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की जो 75वीं वर्षगांठ है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें देखें। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जो ये हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा 24 अक्टूबर 1945 से यह प्रभावी होता है। और इस चार्टर के माध्यम से ही संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन की जो है स्थापना की गई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था, या इस चार्टर का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति के लिए कार्य करना तथा चार्टर के रूप में यह संवैधानिक संधि है। क्या है? संवैधानिक संधि है। और इसके अनुच्छेद जो है सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। मतलब यूएन के जो भी सदस्य देश हैं उन पर यह जो चार्टर के अनुच्छेद या आर्टिकल हैं वो सब बाइंडिंग है, अर्थात बाध्यकारी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 आइज के संबंध में।
तो पूछा जा सकता है कि फाइव आइज ग्रुप क्या है, या फाइव आइज ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जो यह फाइव आइज है, यह एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, इंग्लैंड और अमेरिका शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय यूके, यूएसए, इंग्लैंड और अमेरिका समझौते के पक्षकार रहे हैं। अब यह यूके यूएसए समझौता क्या है, यह एग्रीमेंट क्या है? तो यूके यूएसए समझौता जो है, यह सिग्नल की खुफिया जानकारी हेतु सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है। अब इसकी शुरुआत की देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी शुरुआत वर्ष 1946 में हुई थी। मतलब यह जो समझौता होता है, यह 1946 में होता है सबसे पहले इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य में। इसके अंतर्गत अमेरिका और इंग्लैंड अन्य विदेशी राष्ट्रों के संचार पर खुफिया जानकारी के आदान प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। और वर्ष 1948 में कनाडा तथा वर्ष 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो होते हैं इस संगठन में या इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें फाइव आइज में 5 देश हैं। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यदि पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? पहली है महासभा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं आपके स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। तो इसी 10 जो अस्थायी होते हैं उसके लिए जो अभी हाल ही में भारत जो है वह 8वीं बार चुना गया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। मतलब अब 2 वर्षों तक इसका भारत जो है अस्थायी सदस्य रहेगा सुरक्षा परिषद का, और यह 8वीं बार चुना गया है। इसके अलावा तीसरा जो इसका अंग है या बॉडी है वह क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है न्यास परिषद। 5वां है सचिवालय और 6ठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स। तो यह ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिकी सेना के एक सैनिक ईथन मेल्जर ने अपनी ही यूनिट पर हमला करने के लिए एक नौ नाजी समूह के साथ गुप्त जानकारी साझा की, जिसे ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल कहा जाता है। इसको आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा दे सकता है O9A। तो यह क्या है? ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल। तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल क्या है? एक समूह है। कैसा समूह? 9 नाजी समूह है। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स को 1970 के दशक में ब्रिटेन में स्थापित एक पैशाचिक अराजकतावादी समूह माना जाता है, जिसके दुनिया भर में सदस्य हैं, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल, मतलब अमेरिका में भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा यह समूह जो है स्वयं को विश्वव्यापी जनजातियों एवं व्यक्तियों के समूह के रूप में वर्णित करता है, जो समान रुचियों, उद्देश्यों एवं जीवन शैलियों को साझा करते हैं और पारस्परिक लाभ हेतु साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है द डेविल्स पार्टी सेंटिनिज्म इन मॉडर्निटी। इस पुस्तक के अनुसार डेविड मायट को इस समूह का मुख्य सृजनकर्ता माना जाता है। मतलब इनके द्वारा ही इस समूह का सृजन किया गया। डेविड मायट ने हिंसक नौ नाजी एवं इस्लामी आतंकवादी समूहों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो कि रूढ़वादी नियमों को पुनः लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मारीच के संबंध में। तो देख लेते हैं मारीच क्या है। तो भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित टारपीडो डेकाय प्रणाली या टारपीडो डेकाय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया। तो मारीच क्या है? यह एक टारपीडो डेकाय प्रणाली है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबमरीन से टारपीडो छोड़े जाते हैं किसी शिप को नष्ट करने के लिए, तो यह उसके लिए एंटी टारपीडो के रूप में कार्य करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपकी शिप है और इधर यहाँ पे सबमरीन है। यहाँ से टारपीडो जब छोड़ा जाएगा तो ये मारीच क्या करेंगे? ये सेंसर की तरह पे काम करते हैं। एक निर्धारित क्षेत्र में इनकी एक रेंज होती है कि यहाँ पर ये सेंसर की तरीके से काम करेंगे, और जब ये टारपीडो इस रेंज के अंदर इस रेंज में आएगा तो ये सेंसर क्या होते हैं? इस शिप को भेज देते हैं और इस शिप के द्वारा यहाँ से मिसाइल या जिससे भी है इस टारपीडो को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो मारीच क्या है, यह टारपीडो डेकाय प्रणाली या एंटी टारपीडो के रूप में कार्य करता है। आगे इसमें देखें तो इस एंटी टारपीडो डेकाय प्रणाली का डिजाइन एवं विकास जो है वो किसने किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन था DRDO की प्रयोगशालाओं में किया गया।
इसकी 2 प्रयोगशालाओं के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। कौन कौन सी? एक है आपका NSTL और दूसरा है NPOL। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तथा सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल, इस डेकाय प्रणाली का उत्पादन का कार्य करेगा। तथा यह जो मारीच है, मारीच को अग्रिम मोर्चों के सभी युद्धपोतों से दाग कर लक्ष्य पर निशाना लगाया जा सकता है। अब जो 2 प्रयोगशालाएं, जो लेबोरेटरी हैं जिनके द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहली है नौसेना की विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉवेल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NTCL। यह DRDO की एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला है तथा यह कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित। इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य अंडर वाटर हथियारों एवं संबंधित प्रणालियों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है। अगला है, जो अगली लेबोरेटरी है उसका नाम है नौसेना की भौतिकी एवं महासागरीय प्रयोगशाला या नोवेल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी NPOL। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल के कोच्चि में स्थित है और इसका कार्य क्या है? तो यह NPOL जो है सोनार प्रणाली, जल के नीचे निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी, समुद्री वातावरण एवं महासागरीय जल के अंदर अध्ययन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए यह जिम्मेदार है। अब यदि आपसे पूछा जाए DRDO की स्थापना कब होती है, तो DRDO की स्थापना जो है आपकी होती है 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और यह किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण के संबंध में। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति ने आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB का निगमीकरण करने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारी संघों और संगठनों से बातचीत प्रारंभ की है। आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण करना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक भाग है, जिसकी घोषणा कब की गई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा जो है भारत सरकार के द्वारा 16 मई 2020 को की गई थी। और इसका निगमीकरण करने से आयुध आपूर्ति की स्वायत्तता, जवाबदेही एवं दक्षता में सुधार होगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। तथा रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड जो है यह 41 आयुध कारखानों के साथ देश भर में फैला हुआ है। मतलब पूरे देश में इसके कितने कारखाने हैं? 41 आयुध कारखाने हैं। और सामूहिक रूप से 41 आयुध कारखानों का जो हेडक्वार्टर है या आयुध कारखानों का जो कॉर्पोरेट मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड में है। तथा यह जो आयुध निर्माणी बोर्ड है यह सशस्त्र बलों को हथियार एवं गोला बारूद तथा अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने का कार्य करता है। और पहला आयुध कारखाना जो है वो कब स्थापित किया गया? तो वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में स्थापित किया गया था, जिसे अब गन एंड सेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो कब स्थापित किया गया था? 1801 में। कहाँ पर? कोलकाता के कोसीपोर में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी के संदर्भ में। तो प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में यह हुआ है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से नेशनल पीपुल्स पार्टी के उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार समेत नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस नेशनल पीपुल्स पार्टी के संबंध में। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है NPP भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। हालांकि इसका ज़्यादातर प्रभाव कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है और इसको अभी बहुत जल्द ही जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, यह स्थापित कब हुई? तो जुलाई 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात NCP से निष्कासन के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना PS संगमा ने की थी और इसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसने यह दर्जा अर्थात राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है आपका किताब है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जब दर्जा मिल जाता है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दिल्ली में पार्टी कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों के लिए ज़मीन आवंटन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी।
तो यदि यह पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 8वां जो था आपका वो नेशनल पीपुल्स पार्टी ही था। अब ये 8 के नाम याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में देकर 4 ऑप्शन में देकर के, तो 3 आपका राष्ट्रीय पार्टी देगा, एक आपका क्षेत्रीय पार्टी देकर पूछ लेगा कि कौन सा इसमें क्षेत्रीय पार्टी है या कौन सी इसमें राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो राष्ट्रीय पार्टियों के नाम एक बार इसमें बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। तो ये 8 जो हैं राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो चुनाव आयोग की चर्चा कहाँ की गई है संविधान में, तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत की गई है। तो चुनाव आयोग जो है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंतर्गत विभिन्न कंडीशन के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को 3 वर्गों में विभाजित करता है। कौन कौन से वर्ग में, तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, राज्य पार्टी के रूप में और पंजीकृत अर्थात अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां 8 हैं, राज्य पार्टियां 52 हैं, ठीक है, और पंजीकृत की इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय किन कंडीशन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और किन कंडीशन के आधार पर राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इनसे प्रश्न जो है पहले ही बना है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, तो इसलिए इन शर्तों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई। कौन सी? पहली इसकी शर्त है कि किसी भी 4 राज्यों में हुए पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मतदान हिस्सेदारी के साथ 4 लोकसभा सीटें यदि कोई पार्टी जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन, मतलब या तो ये कंडीशन फुलफिल करे या एक दूसरी कंडीशन फुलफिल करे, क्या है कि पिछले लोकसभा चुनाव की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें, तो 2% सीटें लगभग 11 सीटें जो कि कम से कम 3 राज्यों में उस पार्टी ने जीती हो। मतलब लोकसभा की 11 सीटें उस पार्टी ने जीती और ये 11 सीटें आपके 3 राज्यों में आनी चाहिए, तो क्या कहलाएगी, वो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या इसके अलावा यदि यह भी नहीं पूरी करती तो एक कंडीशन और यदि उसको पूरी करती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। क्या कि किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य पार्टी या जो स्टेट पार्टी होती है उसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो इसके लिए 4 मतलब शर्तें हैं। इन चारों में से कोई भी एक यदि फुलफिल करती है तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। पहला है, आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में यदि कोई पार्टी विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीट, कम से कम 3 सीटें जीतती है तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव में यदि पार्टी 25 लोकसभा सीटों के सापेक्ष 1 सीट जीतती है तो भी उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल मतों का कम से कम 6% वोट और लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की 2 सीट अगर वह पार्टी जीत जाती तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। या इसके अलावा लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल मतों का कम से कम 8% वोट यदि कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है तो उसे क्या मिल जाएगा, राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं एक बार मिल गया तो वह उसका दर्जा जो है, किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया या राज्य पार्टी का दर्जा, तो वह समाप्त नहीं होगा। उसके लिए भी कंडीशन है समाप्त होने की। क्या कंडीशन है कि यदि लगातार 2 विधानसभा और लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी उक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है तो पार्टी को प्राप्त दर्जा छिन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के संदर्भ में, या इसको शॉर्ट में हम लोग GEM के नाम से उल्लेखित कर सकते हैं। तो यह जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है यह शिक्षा से संबंधित है। तो यह आपका जो GS का प्रश्न पत्र नंबर 2 है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है शिक्षा संबंधी विषय, उसके अंतर्गत यह आ जाएगा। अब जो संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट है उसको पहले देख लेते हैं। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट अर्थात ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट GEM 2020 जारी की गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पर
पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या किसके द्वारा। तो याद रखिए किसके द्वारा किया गया है, यूनेस्को के द्वारा इसको जारी किया गया है। तथा यह जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है 2020, इसमें शिक्षा संबंधी सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 के अंतर्गत प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। तो याद रखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो 17 गोलों को बताया गया है, उनमें से जो चौथा गोल है वो किससे संबंधित है, वह आपके शिक्षा से संबंधित है। तो याद रखिएगा चौथा गोल शिक्षा से संबंधित है। अब यह जो रिपोर्ट आई है इसकी जो महत्वपूर्ण फाइंडिंग है, उन फाइंडिंग को या जो निष्कर्ष हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इन फाइंडिंग का इस्तेमाल आप यदि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर कर सकते हैं, यदि निबंध वगैरह आता है तो वहाँ पर भी आप इनकी फाइंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला निष्कर्ष यह निकला है कि कोविड-19 महामारी के कारण विश्व की शिक्षा प्रणालियों में असमानताओं में वृद्धि हुई है तथा विश्व में लगभग 40% अल्प तथा निम्न मध्यम आय वाले देश जो हैं वो कोविड-19 से उपजे संकट के दौरान लागू लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर छात्रों के लिए पढ़ाई हेतु उचित माध्यम उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही इन देशों में निर्धन, भाषाई अल्पसंख्यकों तथा विकलांग छात्रों को पढ़ाई से वंचित होने का संकट का सामना करना पड़ रहा है, मतलब इनके लिए संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा तीसरा निष्कर्ष यह है कि महामारी के दौरान पढ़ाई को जारी रखने के प्रयासों से गैर सुविधा प्राप्त छात्रों में बहिष्करण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। मतलब जिनको सुविधा प्राप्त हुआ तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, परंतु गैर सुविधा प्राप्त जिन छात्रों को सुविधा नहीं प्राप्त, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है, तो जिनके पास स्मार्टफोन होंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, वह तो उस शिक्षा को एक्सेस कर पाएंगे, परंतु जिन छात्रों के पास ये सुविधाएं नहीं होंगी तो क्या होंगे, वो शिक्षा से दूर होंगे। एक प्रकार से वो शिक्षा का बहिष्कार करेंगे या उनसे उनका कटाव होगा। अप्रैल 2020 में विश्व भर में स्कूल बंद होने के दौरान लगभग 91% छात्र जो हैं वो स्कूल से बाहर थे। इसके अलावा शैक्षणिक विकल्पों के साथ जो समस्याएं हैं उनको भी देख लें कि जो विकल्प हैं किस प्रकार से शिक्षा प्रोवाइड की जाए, तो उनके साथ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की भी चर्चा करें। तो पहला है कि स्कूल बंद होने के दौरान शैक्षणिक संस्थानों ने दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों से पढ़ाई जारी रखने का प्रयास किया, परंतु कक्षा में पढ़ाई के विकल्प के रूप में अपर्याप्त व्यवस्था प्रदान कर पाए। मतलब जो व्यवस्था स्कूल में प्रदान की जाती थी वैसी व्यवस्था ये जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इसके माध्यम से नहीं की जा सकी है। इसके अलावा कई गरीब देशों ने रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ाई का विकल्प चुना तथा निम्न आय वाले 55% देशों ने तथा निम्न मध्यम आय वाले 73% देशों ने तथा उच्च मध्यम आय वाले 93% देशों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों को चुना है। इसके अलावा सरकारों की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता के कारण डिजिटल विभाजन ने शिक्षा प्रणाली के इन माध्यमों की सीमाओं को उजागर कर दिया है। मतलब जो समाज में डिजिटल विभाजन फैला हुआ है उसने यह जो ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है उसकी लिमिटेशन को भी इंगित किया है, क्योंकि क्या है कि हर किसी के पास जो है ये डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं है। मतलब ना ही सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना ही सबके पास स्मार्टफोन है, तथा देश के ऐसे ही बहुत से दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ तक लाइट भी सुचारू रूप से नहीं पहुँचाई जा सकी है। इसके अलावा सभी छात्रों और शिक्षकों को उपलब्ध प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन, उपकरण, कौशल तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो यह एक प्रकार से डिजिटल विभाजन की जो लिमिटेशन है उनको ही इंगित करती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सुविधा विहीन विद्यार्थियों के लिए जो सभी समस्याएं हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है उनके बारे में। तो स्कूल बंद होने से वह सभी प्रणालियाँ भी बाधित हो गई जिससे कई वंचित शिक्षार्थी लाभान्वित होते थे। जैसे कि स्कूलों में क्या होता था, मिड डे मील मिलता था, तो उससे जो गरीब वर्ग के छात्र थे उनको जो एक टाइम का भोजन मिलता था, इस लॉकडाउन की वजह से वह जो उनको पोषण मिल रहा था वह भी बाधित हुआ है। इसके अलावा नेत्रहीन तथा बहरे छात्रों की पढ़ाई के लिए संसाधन जो है वो स्कूलों के बाहर उपलब्ध नहीं हो सकते। मतलब जो व्यवस्था स्कूलों में उनके लिए होती है उसको अन्य जगह प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है।
इसके अलावा ऑटिज्म तथा अन्य अक्षमता ग्रस्त बच्चों को कंप्यूटर के सामने कार्य करने तथा दैनिक स्कूल दिनचर्या से बाधित होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा निर्धन छात्रों को, जिन्हें स्कूल में मुफ्त भोजन या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा प्राप्त होती थी, स्कूल बंद होने से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा जो परीक्षाओं को रद्द किया गया है, इसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। तो परीक्षाओं के रद्द होने से कौन सी समस्या है? तो भारत सहित कई देशों में परीक्षाओं के रद्द होने से छात्रों की स्कोरिंग के लिए शिक्षकों के निर्णयों पर निर्भरता में वृद्धि हो सकती है। मतलब अब यह शिक्षक ही निर्धारित करेगा कि किसको कितना नंबर दिया जाए। जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो किस आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा? तो यह मूल्यांकन जो है पूरी तरीके से शिक्षक के ऊपर आधारित होगा कि वह उस बच्चे को किस हिसाब से देखता है, उसी आधार पर उसका मूल्यांकन करेगा। तो इससे छात्रों की छवि के अनुसार परिणाम प्रभावित हो सकता है। मतलब शिक्षक की नज़र में उस छात्र की छवि जिस प्रकार की होगी, उसके नंबरों में उसका असर परिलक्षित होगा। अब थोड़ी चर्चा हम लोग यूनेस्को की बात कर लेते हैं, जिसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको यूनेस्को को हम लोग हिंदी में इसका पूरा नाम हुआ क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को कहाँ हुई थी? लंदन में की गई थी। और भारत जो है इसमें 1946 में इसका सदस्य बनता है। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। जबकि यदि यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका न्यूयॉर्क में है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, यूनेस्को का पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले जो है इसके अध्यक्ष हैं। अब यदि इसकी स्थापना के उद्देश्य की बात करें कि यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है, तो इसका उद्देश्य जो है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। इसके अलावा यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अमेरिका और इजराइल जो है वो यूनेस्को से खुद को अलग कर चुके हैं आधिकारिक रूप से, ये अब इसके सदस्य नहीं हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो लघु करंट अफेयर को देख लें, जैसे जिसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसको बहुत विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में देखें तो यह क्यों चर्चा में है? तो नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम जो है नासा के पूर्व इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। ध्रुव क्या है? तो ध्रुव जो है यह रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप है। तो आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार की। तो याद रखिएगा ध्रुव क्या है? यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप है। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इस चिप का इस्तेमाल जो है मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में, जो रास्ता बताने वाले गैजेट होते हैं, इसमें देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह जो ध्रुव चिप है यह जानकारी कैसे लाएगा? तो यह चिप है, यह जानकारी भारत के नाविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो जीपीएस है, जीपीएस आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। आगे बात करते हैं इन स्पेस क्या है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल स्पेस एंड प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसी को शॉर्ट में इन स्पेस कहते हैं। तो इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी थी। यार नाम याद रखेगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। इससे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। और यह जो है केंद्र, यह भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। थोड़ा सा इसरो की बात करें तो इसरो, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके संस्थापक कौन रहे हैं? फाउंडर कौन थे? तो विक्रम साराभाई। तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। आगे बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। तो हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। इन्होंने यह जो सर्वेक्षण था इसमें द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को हरा करके यह स्थान या यह खिताब हासिल किया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा
की जाएगी। और यह पहली बार यह फीफा महिला विश्व कप का आयोजन जो है यह पहली बार होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह इसका पहला संस्करण होगा। तो 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण यह है। तो याद रखिए इसमें कितनी टीमें शामिल होंगी, 32 टीमें। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। आगे चलते हैं। अगला है कि अभी हाल ही में लिवरपूल क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, इसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम किया है तथा लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। आगे चलते हैं परवेज जामशी के बारे में। तो वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामशी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं स्विस बैंक के संबंध में। स्विस नेशनल बैंक SNB ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। मतलब इसकी रैंकिंग में गिरावट हुई है। मतलब अब ज़्यादा लोग पैसा यहाँ पर, भारत के ज़्यादा नागरिक यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं। मतलब पिछली बार इनकी रैंकिंग भारत की 80वीं थी, इस बार 77वीं हो गई है। तो इसमें जितना बड़ा नंबर होगा मतलब उसकी रैंक, वहाँ से पैसा जो है इस बैंक में कम आ रहा है, मतलब उसकी रैंक अच्छी है। तथा इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस देश के नागरिक जमा करते हैं, तो वह है ब्रिटेन, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज़ है। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, बांग्लादेश 50वें स्थान पर, नेपाल 118वें, श्रीलंका 148वें, म्यांमार 186वें और भूटान 196वें नंबर पर है। तो जितना बड़ा नंबर होगा मतलब उस देश से उतना ही कम पैसा स्विस बैंक में जा रहा है। तो याद रखिए कि भारत किस स्थान पर, 77वें स्थान पर पिछली बार से 3 पायदान खिसक गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।